Hello dear students, now we have to discuss about Snell's law and glass slab. ये जो चैप्टर है मेनली दो ही कैटेगरी में डिवाइड हो सकता है, एक रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन का जो वेटेज है वो उतना कुछ खास होता नहीं है और हम लोग उसे ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। ये सब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, हम लोग कर चुके हैं। हमें अब बात करनी है रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन की ही बात जब करेंगे तो कुछ लॉज हैं जिनकी हेल्प से यहाँ पर डील किया जाएगा। उनमें ही एक है स्नेल्स लॉ। पहले देख लेते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या है, फिर स्नेल्स लॉ की भी बात कर लेंगे और फिर उसी से रिलेट करते हुए हम लोग ग्लास स्लैब की तरफ मूव करेंगे। इस कहानी पर बेस्ड आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे 2025 में, जो जनवरी में जेईई मेंस में आए हुए हैं, वो आपकी स्क्रीन पे हैं। इनको भी करेंगे, बट पहले मैं थ्योरी ब्रीफ किए दे रहा हूँ आपको। बात हमें करनी है सबसे पहले तो रिफ्रैक्शन की। टाइम पास ना करते हुए मुद्दे पे आते हैं कि लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना, ठीक है, लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना और बेंड हो जाना, ये रिफ्रैक्शन होता है। फॉर एग्जांपल, एक रे ऑफ लाइट मान लेते हैं एयर से वाटर में जा रही है, तो होता क्या है कि जैसे ये जा रही है, जब वाटर में एंटर करेगी तो ये बेंड हो जाएगी इस तरह से। किस तरफ को बेंड हुई है ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक लाइन ड्रॉप करी जाएगी जो कि सरफेस के, या यू कैन से दिस वन, बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडियम्स के परपेंडिकुलर होगी। ये लाइन नॉर्मल है, इस सरफेस की नॉर्मल लाइन की तरफ ये लाइट जो है बेंड हो जाएगी। तो बेंडिंग ऑफ अ लाइट व्हेन मीडियम चेंजेस कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ये डेफिनेशन 100% करेक्ट नहीं है। वो क्यों? फॉर एग्जाम्पल, यहीं पर अगर हम लाइट को ऑब्लिक इंसिडेंस ना दें, ऑब्लिक इंसिडेंस ऊपर आपने दिया हुआ है कुछ एंगल बनाते हुए, नॉर्मल इंसिडेंस दें, मतलब लाइट बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडियम्स पर आकर के हिट करे और परपेंडिकुलर टू द सरफेस को या अलोंग द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल इंसिडेंस हो गया। What will happen? It can be seen that for this situation there is no bending at all. तो क्या यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं हुआ है? If you are thinking कि बेंडिंग जो हुई है ये मैंडेटरी है, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन का पार्ट है, तो यहाँ पे आप बोल बैठोगे कि रिफ्रैक्शन नहीं हुआ है, जबकि असली बात यह है कि यहाँ भी रिफ्रैक्शन हुआ है। तो रिफ्रैक्शन की फिर कहीं ना कहीं अगर डेफिनेशन आप रीड करते हो तो मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स में गलत लिखी रहती है। इट इज़ द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन मीडियम चेंजेस। करेक्ट डेफिनेशन इज़ व्हाट, कि लाइट जब मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाती है तो उसका जो स्पीड होता है वो चेंज हो जाता है। वो यहाँ भी होता है और वो यहाँ भी होता है। इसी स्पीड के चेंज हो जाने के फिनोमेना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। और स्पीड के चेंज होने की वजह से ही इन केस ऑफ ऑब्लिक इंसिडेंस बेंडिंग भी होती है, और ये बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल होती है। कब? जब जो रे है वो डेंसर मीडियम में एंट्री करती है। तो अपोजिट सिचुएशन, जैसे लाइट यहाँ से जा रही हो तो फिर ऐसे नहीं जाएगी, इधर को आ जाएगी, मीन्स वो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। आई होप प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी आप समझते होंगे कि यहाँ पर एरो आप किसी भी डायग्राम में, रे डायग्राम में चेंज कर सकते हैं। मतलब लाइट अगर ऐसे जा रही है, वाटर में है, और जब एयर में एंट्री करेगी तो फिर वो ऐसे ना जाते हुए इधर की तरफ कुछ घूम जा रही है। नॉर्मल से लाइट इधर को घूमी है, अवे फ्रॉम नॉर्मल व्हेन इट गोज इन रेयर मीडियम एंड टूवर्ड्स नॉर्मल व्हेन इट गोज इन डेंसर मीडियम। एंड करेक्ट डेफिनेशन क्या है? करेक्ट डेफिनेशन रिफ्रैक्शन की बेंडिंग नहीं है, स्पीड का चेंज होना, ये करेक्ट है।
ऑब्लिक इंसिडेंस में तो कोई इशू नहीं है, कोई भी डेफिनेशन से आप अप्रोच करिए। बट यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इनकरेक्ट डेफिनेशन के चलते आप मिस्टेकनली कह सकते हैं कि रिफ्रैक्शन नहीं हुआ है, तो फिर गलत हो जाएगा। असर्शन रीज़न में इस तरह की बातें पूछी जा सकती हैं, फिर मुश्किल होगी। ड्यू टू दैट मैंने इस छोटी सी बात को भी बताना ज़रूरी समझा और बताया। अब हम यहाँ पर बात करेंगे क्या कि लाइट नॉर्मल इंसिडेंस को हम दरकिरार करें अगर, तो ऑब्लिक इंसिडेंस को अगर फोकस करें तो लाइट बेंड होती है, ठीक है। बेंड होने के बाद उसका एंगल कितना हो जाएगा। फॉर एग्जांपल लाइट सपोज करिए एयर से वाटर में एंट्री ले रही है, ग्लास मान लीजिए, एयर से ग्लास में एंट्री लाइट की हो रही है। ये लाइट जो आ रही है सपोज करिए फ्रॉम द नॉर्मल ये 45 का एंगल बना रही है, ठीक है। तो जब ये ग्लास में एंट्री ले लेगी तो ये बेंड हो जाएगी। तो पहले तो आप इसका वो पाथ बनाइए जो एक्सपेक्टेड है कि अगर बेंड ना होती तो कैसी होती। अनडिवाइडेड पाथ आपने बना लेना है और अब बेंडिंग करनी है, ये ग्लास की तरफ हो जाएगी। आपने कहा, बिल्कुल सही कहा। तो जो अब एंगल होगा ये कितना होगा। अगर बेंडिंग नहीं होती, अनडिवाइडेड जाता, तो जो एंगल यहाँ बनता यही एंगल यहाँ बनता, ये आपका बराबर होगा, एंगल 45 होगा, रीजन भी वर्टिकल अपोजिट। बट अब एंगल कुछ कम हो जाएगा बिकॉज दिस मच अमाउंट हियर जो है डेविएशन प्रोड्यूस हुआ है। तो कितना डेविएशन हुआ है या बेंडिंग हो जाने के बाद कितना एंगल बनेगा, इसको निकालना होता है अगर, तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं स्नेल्स लॉ, ठीक है। अब बात आएगा स्नेल्स लॉ एग्जैक्टली होता क्या है, किस लिए स्नेल्स लॉ होता है, आप समझ गए। अदर मीडियम में बेंडिंग हो जाने के बाद जो एंगल बनेगा उसको निकालने के लिए इस लॉ का यूज़ करते हैं। ये होता है वेरी सिंपल, n इंटू साइन थीटा इज़ कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब मीडियम पे ये डिपेंड नहीं करता है। एक रे ऑफ लाइट इस मीडियम से दूसरे मीडियम पे आई, मीडियम चेंज हुआ, बट n इंटू साइन थीटा इट विल नॉट चेंज, इट फॉर दिस एंड फॉर दैट विल बी सेम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताएं कि 1 है, मोस्टली 1 ही लिया जाता है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएं, ये लिया तो 4/3 जाता है, सॉरी 3/2, बट वो लेंगे तो फिर कैलकुलेशन टफ जाएगी, इसलिए मैंने इजी करने के लिए ग्लास कहा कि मान लो √2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है। तो फिर आपको बताना है यहाँ पे ये एंगल कितना होगा और ये एंगल कितना होगा। स्नेल्स लॉ अप्लाई करिए। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि इस मीडियम के लिए n इंटू साइन थीटा विल बी 1 इंटू साइन 45 होगा, और इस वाले मीडियम के लिए n इंटू साइन थीटा √2 मल्टीप्लाइड बाई साइन, जो ये एंगल है, एंगल यहाँ इस फॉर्मूले में जो थीटा है, एंगल ऑफ द रे फ्रॉम द नॉर्मल है। यहाँ पर ये एंगल मैंने थीटा मान लिया और यही हमें सपोज करो निकालना है। तो क्या करेंगे, इसके लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, n इंटू साइन थीटा हियर एंड देयर निकालेंगे और फिर हम उन्हें इक्वेट करा देंगे। तो ये हो गया 1 इंटू साइन 45 विल बी इक्वल टू √2 इंटू साइन थीटा, और यहाँ से 1/√2 वैल्यू पुट करने के बाद जब साइन थीटा निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा। और जो 1/2 होता है, साइन की बात करेंगे तो 30 के केस में होता है। यहाँ से ये साइन एज्यूम कर सकते हो कि कैंसिल हो गया, तो ये 30 आ जाएगा, थीटा कम। मतलब अब जो एंगल है, आपने पहले ही कहा था कि कम बनेगा, कम आया भी है। कितना आया है ये लिख लो यहाँ पे, तो समझ में आएगा कि डेविएशन कितना हुआ। ऐसा रहा कि ये रे अगर अनडिवाइडेड आती तो 45 का एंगल बनता, लेकिन रे इधर चली गई तो इधर कितना डेविएट हुई, थिंक अबाउट दैट, कि 45 डिग्री का एंगल था ये टोटल, इसमें हम कितना माइनस करते हैं जो 30 आ जाए, ये हो गया 15 डिग्री का एंगल, ठीक। इस कहानी को अपोजिट डायरेक्शन में भी आप ले जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं मान लूँ कि नहीं ग्लास है, और यहाँ पे मैं मान लूँ कि नहीं एयर है, ठीक। और रे ऑफ लाइट को ग्लास से हम ले करके आए एयर की डायरेक्शन में, और ग्लास से जब आ रही है तो इसका फ्रॉम द नॉर्मल एंगल
मैं आपको बता दिए दे रहा हूँ। सपोज करिए ये √2 है, सॉरी एंगल ये 30 है। ठीक, आपको बताना यह है कि जब ये रे ऑफ लाइट एयर में एंट्री लेगी तो कितना डिवाइड कर जाएगी। इसका अनडिवाइडेड पाथ आपने बना लिया, बट मीडियम चेंज हुआ है, ऑब्लिक इंसिडेंस है, तो डेविएशन होगा। कितना होगा ये बताना है। इसके लिए स्नेल्स लॉ अगेन यू हैव टू अप्लाई। हियर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन टू यू, हियर गिवन टू यू। सो n इंटू साइन थीटा, हियर √2 इंटू 1/2, थीटा 30 रख दिया मैंने, ये आ गया 1/√2। और इधर 1 और ये एंगल यहाँ पे लाइट का डेविएशन होने के बाद बनेगा फ्रॉम द नॉर्मल, सपोज कर लेते हैं थीटा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू साइन थीटा, और इधर 1/√2 बराबर कर लेंगे। आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, जैसे भी आपको अच्छा लगे। फाइनली आएगा वही 45 डिग्री। मेरे को तो यहीं से समझ आ गया था रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल। इधर 45 तो इधर 30, तो अगर इधर 30 तो इधर 45, 30 डिग्री एंगल पे आ रही थी। अभी जो ये एंगल बनेगा इस रे का, ये अब 45 डिग्री का एंगल बनेगी। अगर ये रे ऐसे ही जाती ऐसे, तो फ्रॉम द नॉर्मल एंगल ये 30 बन रहा होता, लेकिन ये 45 का बनाएगी, मतलब कुछ इधर को नहीं, ये तो एंगल कम हो जाएगा, इधर को 15 डिग्री एक्स्ट्रा आपको डिवाइड करना है। ये आपका 15 डिग्री आपने और रोटेट कराया, तो जाके टोटल 45 बन गया। क्लियर हुआ? ये दो सधे हुए ही एग्जाम्पल मैंने क्यों लिए हैं। दरअसल अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखें तो समय नहीं लगेगा, आने वाले 1 मिनट के अंदर प्रिज्म और ग्लास स्लैब टुगेदर ख़त्म हो जाएगा। वो कैसे, ये मैंने आपको इतनी जल्दी में क्या बोल दिया। ये जो दो एग्जाम्पल हैं, इनको ही अगर आप कंबाइन कर दें तो ग्लास स्लैब भी बन जाएगा, और इनको ही अगर कंबाइन कर दे तो प्रिज्म बन जाएगा। कैसे, लेट अस सी। ये मैंने पिक्चर यहाँ से ली और हमने इसको यहाँ पे दोबारा से बना लिया। चलिए आगे कहीं बनाते हैं, चल के यहाँ पे लेते हैं। ठीक, और दूसरी वाली जो पिक्चर है इसको भी मैंने यहाँ पे लिया और इसको इसके नीचे हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, और ये जो दोनों सरफेस हैं इनको मैंने कंबाइन कर दिया, इनको मैंने कंबाइन कर दिया। तो ये जो बन करके आया है, किस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी। ठीक है, ये एक ग्लास की स्लैब हो गई। ठीक है, इस ग्लास की स्लैब में लाइट देखो, पहले एयर से वाटर आ रही है, एयर से ग्लास आ रही है, फिर ग्लास से वाटर जा रही है। अगर हम इन्हीं दोनों पिक्चर्स को कंबाइन करते हैं, लेकिन एंगल बना करके कंबाइन करते हैं, एक ऐसा एंगल लेते और दूसरा एंगल ये जो लेते वो कुछ ऐसे, फिर कंबाइन करते हैं, तो किस प्रकार की पिक्चर आती है आप समझ रहे होंगे। ऐसा कुछ होता, यहाँ पे एयर, फिर यहाँ ग्लास, ग्लास देन एयर। तो वही दोनों एग्जाम्पल अल्टीमेटली कंबाइन होंगे, तो ग्लास स्लैब भी बन जाएगा, प्रिज्म बन जाएगा। मतलब अगर लीस्ट थ्योरी की बात करें तो कंप्लीट हो गई, ग्लास स्लैब भी ख़त्म हो गया, प्रिज्म भी ख़त्म हो गया। लेकिन क्या है कि थोड़ा बहुत और यहाँ पर प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। कुछ क्वेश्चंस की हेल्प ले लेते हैं, जैसे कि हम इसी क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें इसमें थोड़ा लगेगा क्या है कहानी। एक तो इस क्वेश्चन में इन्होंने ये दर्द दिया है कि इधर से एंगल कहा θ1 एंड इधर से कहा एंगल θ2, अलग अलग लिख दिया, तो दिमाग को ये फील आ जा रही है कि ये डायग्राम सिमेट्रिक नहीं है, बट है सिमेट्रिक। लैंग्वेज में इन्होंने लिख दिया दोनों तरफ से एंगल बराबर है, तो जिस एंगल पे ये रे आ रही है उसी एंगल पे ये आ रही है। आई एग्री कि एंगल नोन नहीं है, बट एटलीस्ट इनका और इनका इंक्लिनेशन अलग अलग भी नहीं है, इक्वल है यहाँ पर गिवन है। और इनके जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है कि बीच में डिस्टेंस इन्होंने बता दी है, और फिर ये जब एयर से ग्लास में एंट्री करेंगे तो कुछ डेविएट होंगी, एयर से ग्लास में एंट्री करेंगे तो कुछ डेविएट होंगी, और जब ये डेविएट होने के बाद आगे चली हैं
आगे चली हैं तो पॉइंट 3 पर जाके मिली है। इस पॉइंट 3 का डिस्टेंस बताना है यहाँ से कितना होगा, या यू कैन से इसकी थिकनेस बतानी है कितनी होगी। तो कर लेते हैं इसको, एक फ्रेश डायग्राम बना लेते हैं, बेहतर होगा। ये हमने क्या किया, एक ग्लास की स्लैब बना दी। ये रही आपकी ग्लास स्लैब। इसमें एक ही रे आप अभी फिलहाल को आने दो। ये रे आपकी आ रही है, यहाँ से एंगल थीटा है। तो नॉर्मल से एंगल अगर हम बात करें तो फिर ये 90 माइनस थीटा होगा। इसे आप अल्फ़ा भी चाहो तो लिख सकते हो। और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, अगर एयर है तो n1 की वैल्यू 1 ले लेंगे। और यहाँ ग्लास है और ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं कोई बता रहा होता है तो 3/2 ले लेते हैं। यहाँ पर n2 ही लेना है। और रे ऑफ लाइट जब ये आगे जाएगी तो कैसे जाएगी, अनडिविएटेड तो नहीं जाएगी। ये तो इसका अनडिविएटेड बात है, इसको अपने डेविएट करना है। तो डेविएट अगर करेंगे तो नॉर्मल की तरफ हो जाएगी ये इस तरह से। ये यहाँ पॉइंट 3 पर आके मीट करेगी, 1 से चली 3 पे आई, ठीक है। अब दूसरी तरफ वाला जो रे है वहाँ पे भी कहानी ऐसी ही है, इसलिए ना भी बनाओ तो चलेगा। रे आ रही है, ये एंगल थीटा डैश या थीटा 2 नहीं है, थीटा 1 थीटा 2 नहीं है, ये एंगल बराबर है, क्वेश्चन में दिया था ऊपर। और यहाँ पर ये एंगल अगर कोई पूछेगा तो 90 माइनस थीटा होगा। और ये रे ऑफ लाइट सीधा जाएगी तो ऐसे जाएगी। अगर अनडिविएटेड पाथ की मैं बात करूँ इट विल बी लाइक दैट, बट एक्चुअली अनडिविएटेड जाएगा नहीं, लाइट में तो डेविएशन होगा, नॉर्मल की तरफ लाइट डेविएट कर जाएगी। तो ये जो रेज हैं 4 पे ना मिलने के बजाय 3 पे मिलेंगी, ठीक। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं, अल्टीमेटली समझ में तो आए कि निकालना क्या है। निकालना ये है कि ये जो रेज हैं पॉइंट 1 और 2 के बीच की सेपरेशन d है, पर इंसिडेंस हुआ है इनका और फिर डेविएशन हो गया और ये 3 पे जाके मिली है। 3 कहाँ पर है, ग्लास स्लैब जो ये है इसका बॉटम एंड है, बॉटम एंड पर मीटिंग हुई है। तो इस ग्लास स्लैब की थिकनेस बताना है d। वही क्वेश्चन है, मैंने इसको आसान शब्दों में एक्सप्लेन कर दिया है ताकि अगर आप चाहो तो कर दो, ठीक है। हाँ, एक बात और दिया है कि ये जो cos थीटा है ये n1/2 है। लेट मी चेक आउट वंस अगेन। यहाँ cos थीटा जो है ये उल्टा लिख दिया मैंने, ये n2/2n1 है, n2/2n1, ठीक है। नाउ यहाँ पे अगर आप कर रहे हैं तो पॉज करके कर लीजिए, नहीं तो फिर सोल्यूशन देखिए। यहाँ पर क्या करेंगे, इस पॉइंट पर 1 पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। इस जगह पर जहाँ पर बेंडिंग हुई है इसके ऊपर और इसके नीचे n इंटू साइन थीटा निकालेंगे। तो यहाँ n इंटू साइन थीटा कितना आएगा, n की जगह n1 इंटू साइन थीटा की जगह 90 माइनस थीटा। तो ये आ जाएगा n1 साइन नहीं cos थीटा। और जहाँ पर इंसिडेंस हुआ उसके नीचे अगर हम बात करें तो नीचे n इंटू साइन थीटा कितना आएगा, n इंटू साइन थीटा आएगा n2 मल्टीप्लाइड बाई ये एंगल कुछ मानना पड़ेगा, इसको आप थीटा डैश मान लीजिए, ठीक है। अब स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग n इंटू साइन थीटा फॉर बोथ मीडियम ये बराबर आता है। तो n1 cos थीटा विल बी इक्वल टू n2 साइन थीटा डैश। cos थीटा की वैल्यू जो प्रश्न में दी गई थी यूज़ करें उसे, क्या है n2/2n। कोशिश करें, सॉल्व करें, काफ़ी कुछ कैंसिल होगा यहाँ पे, n2 कैंसिल हो गया, n1 भी कैंसिल हो गया। साइन थीटा डैश हियर 1/2 जो कि साइन 30 के बराबर होता है। यहाँ से थीटा डैश 30 आ गया, ठीक है। थीटा डैश 30 आ गया, इसका मतलब ये है कि ये जो रे है फ्रॉम द नॉर्मल मेकिंग एंगल 30। अब सोचो एक्चुअली हमें निकालना क्या था, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब।
ये ए है, ये बी है। इसे अगर आप 3 जहाँ लिखे हो एम मान लें, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखिए आपको ए बी इस एंगल के वास्ते अगर हम बात करें तो परपेंडिकुलर ये है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, बेस है, वो निकालना है, ठीक है। और ये हमें पता है, प्रश्न में गिवन था कि ये 1 और 2 के बीच की जो दूरी है वो d के बराबर है। अगर हम इसको डायग्राम को 2 पार्ट में स्प्लिट करें तो ये स्प्लिट हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिक है। दोनों तरफ से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस थे शुरुआत में ही मैंने कह दिया था, अलग अलग नहीं है, वो एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये डिस्टेंस होगी d/2 होगी, और ऐसे ही इधर ये वाली जो डिस्टेंस होगी, दोनों देखने में नहीं लग रहा लेकिन ठीक से स्केलिंग करोगे तो d/2 माना जाएगा। ये डिस्टेंस यहाँ पे d/2 आ गई, और ये डिस्टेंस हमें निकालनी है, ये एंगल हमें नोन है। तो अप्लाई करें यहाँ पे 30 डिग्री एंगल के वास्ते परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा tan 30 इक्वल टू d/2 एंड डिवाइडेड बाई AB यानी कि t के बराबर 1/√3 है d/2t के बराबर। तो जो t आएगा दैट विल बी d√3 अपॉन 2। अगर d की वैल्यू गिवन है तो रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो d की वैल्यू इन्होंने कहा है कि 4√3 ले लेना, तो हमने निकाला था d/2√3 और इन्होंने नहीं d√3/2 निकाला था। एक बार चेक कर लें क्या, देखते हैं। 4√3 इंटू √3 डिवाइड बाई 2, ये 3 हो गया और ये 2 हो गया, 3 गुणे 2 6 आंसर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन तो समाप्त हुआ। आगे और हम अगर बात करें तो लेटरल शिफ्ट की बात हो सकती है। ग्लास स्लैब की ही अभी तक हम चर्चा कर रहे हैं स्नेल्स लॉ की हेल्प से। अब हम ग्लास स्लैब में ही बात करेंगे लेटरल शिफ्ट की। ये ध्यान से समझिएगा, यहाँ से आपको फील आएगी रिगार्डिंग प्रिज्म। ये जैसे कि अगर हम देखें, एयर है, ये ग्लास है, और फिर अभी यहाँ तो ग्लास ही है, फिर एयर है। जो मैंने ऊपर अभी डेटा लिया था स्टैंडर्ड वाला, उसमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने √2 माना था। ये रे फ्रॉम द नॉर्मल सपोज 45 डिग्री का एंगल बना के आ रही है, तो जो ये गई थी ये रे अगर अनडिवेटेड जाती तो ऐसे जाती, लेकिन मीडियम चेंज हुआ था तो ये 30 डिग्री के एंगल पे गई थी। ऊपर आप चेक कर लें, ऐसा ही हुआ था। नोट्स बना रहे होंगे तो दिख रहा होगा, ठीक। अब इसके बाद में यहाँ पर ये रे आई तो एंगल कितना बनाएगी, थिंक अबाउट दैट केयरफुली। यहाँ पर ये एंगल 30 है, मतलब पहली दफ़ा इधर पे हम बात करें तो रे 15 डिग्री घूम गई, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूम गई ना, क्लॉकवाइज। यहाँ पर क्या होगा, एंगल ये कितना होगा, थिंक अबाउट दैट। 15 डिग्री घूम गई तो अब ये एंगल 30 हो गया, और यहाँ पे ये एंगल भी 30 ही होगा। रीजन बीइंग दीज टू लाइंस हियर आर पैरेलल एंड दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइन, क्रॉस कर रही है इसको। दीज आर अल्टरनेट एंगल, तो ये 30 होगा ना। 30 यहाँ तो यहाँ पे 45 आएगा। ये सब आपने ऊपर किया है, कनेक्ट करिए चीज़ों को। मैंने कहा था अगर कनेक्ट कर ले गए तो प्रिज्म और ग्लास स्लैब सब एक झटके में इकट्ठे खत्म हो जाएगा, ऐसे रे नहीं जाएगी। अब ये तो एयर में जा रही है ना, रेयर मीडियम में जा रही है, डिविएट हो जाएगी। ये रे आपकी नॉर्मल से दूर हो जाएगी, नॉर्मल से दूर कर दी, कितना एंगल बन जाएगा, कितना डिविएट हो जाएगी, ये सब आपने किया है। ये अगर डिविएट नहीं होती तो ये एंगल 30 ही बनता, लेकिन हो जाएगा 45, मतलब 15 और डिविएट कर जाएगी, ठीक। ये डेविएशन किधर हुआ है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ है। और पहली बार जो रिफ्रैक्शन हुआ था वहाँ भी तो डेविएशन हुआ था, और इतना ही हुआ था 15 डिग्री का, बट ये क्लॉकवाइज था, और ये उतना ही है लेकिन एंटी क्लॉकवाइज है। सो हियर वी हैव 2 डेविएशंस, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, इक्वल एंड अपोजिट, फाइनली दे विल कैंसल, देयर इज नो डेविएशन हियर एट ऑल।
Due to that, if you will make a diagram by doing proper scale, what you will realize, this ray and that ray, they are parallel. But the interesting part here is what, कि रेज पैरेलल है लेकिन एक दूसरे के ऊपर नहीं है, शिफ्ट है इनमें। शिफ्ट कैसी वाली शिफ्ट? आपने गेम तो खेले ही होंगे, मारियो वगैरह, या बाइक चलाया हो, अगर आपने कार चलाया हो मोबाइल में, तो ऐसे आपकी कार चलती जा रही है, सामने से अगर कोई दिखता है एक्सीडेंट का चांस, तो आप बटन दबाते हो, मान लेते हैं कि लेफ्ट साइड वाली बटन दबाते हो, तो आपकी ये कार इधर की तरफ शिफ्ट हो जाती है और फिर से वो सीधे ही जाने लगती है। क्या आपकी इस गाड़ी में जो डायरेक्शन है उसमें कोई चेंज आया? नहीं ना, लेकिन लेटरली शिफ्ट हो गए इन ऑर्डर टू अवॉइड द एक्सीडेंट। सेम हियर, द रे गोइंग इन दिस वे, बट बिकॉज ऑफ द ग्लास स्लैब व्हाट हैपन, अभी भी इधर ही जा रही है लेकिन वो शिफ्ट हो गई है, लेटरल शिफ्ट कहेंगे इसे। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो शिफ्टिंग होती है उसको लेटरल शिफ्ट कहा जाता है, ठीक है। और डेविएशन यहाँ पर अगर हम पूछें, टोटल डेविएशन डेल कितना हुआ? 0। लेटरल शिफ्ट ये 0 नहीं है, ये नॉट 0 है। अब ध्यान से सुनना, अगर आप यहाँ पर एयर टू ग्लास एंड ग्लास टू एयर को कंबाइन करो, दो जो ये रिफ्रैक्शन में यहाँ वाले को ऐसे कंबाइन करो, ये एक सरफेस, ये वाली एयर टू ग्लास देन ग्लास टू एयर, तो क्या होगा जब आप अगर खुद से ट्राई करोगे तो पाओगे क्या कि यहाँ पे भी वही 15 डिग्री का डेविएशन होगा, यहाँ पे भी वही 15 डिग्री का डेविएशन होगा। और टोटल डेविएशन यहाँ के जैसा नहीं कि ये इधर को हो और इधर का हो और कैंसिल हो गया, नो, यहाँ पे डेविएशन ही मायने रखेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लेटरल शिफ्ट नहीं है। प्रिज्म के केस में किसी को सुना लेटरल शिफ्ट निकालते हैं? दिखाओ उनको, बताओ। प्रिज्म के केस में डेविएशन निकालना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि डेविएशन यहाँ पर जो होता है, यहाँ पे जो होता है, दोनों एक ही दिशा में होते हैं, जुड़ते चले जाते हैं। तो टोटल डेविएशन यहाँ पे 30 आएगा। अगर ये √2 लिया है आपने और यहाँ पे 45 डिग्री पे किया है, इसकी चर्चा प्रिज्म में हम लोग डिटेल में करेंगे। फिलहाल तो मैं ये समझाया हूँ कि ग्लास स्लैब की बात अगर कोई कर रहा है तो डेविएशन आपसे पूछेगा ही नहीं। बच्चा भी समझ रहा है इस चीज़ को कि अल्टीमेटली रे क्या है कि सीधा चली जाएगी, बट लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, लेटरली शिफ्ट हो जाएगी। डेविएशन नहीं आ पाएगा क्योंकि जितना पहली बार आया और दूसरी बार में उसी का अपोजिट आया तो बैलेंस हो गया। अब बात आएगा कि हाँ ठीक है, यहाँ पे डेविएशन होगा, कितना होगा वो प्रिज्म में हम निकाल लेंगे। यहाँ पे लेटरल शिफ्ट होगी वो तो यही निकालेंगे ना हम, कितनी होगी, कैसे निकलेगा। इस डायग्राम में आप पॉइंट्स मेंशन करके सोचें कि लेटरल शिफ्ट कैसे निकाली जा सकती है। ABC लेटरल शिफ्ट को यहाँ पे भी बना सकते हैं आप, ठीक है। ये आप इसे M कह दीजिए, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर ये है थिकनेस, ठीक। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम फोकस करें और अगर हमें थिकनेस पता हो और ये एंगल पता हो तो उसकी मदद से ये हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, ठीक है। गुड थिंग हियर इज दैट कि ये हाइपोटेन्यूज कॉमन हाइपोटेन्यूज है। इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है टुगेदर विद इस राइट एंगल ट्रायंगल का भी हाइपोटेन्यूज है। सो वी एनालाइज टू राइट एंगल ट्रायंगल, वन ABC एंड अदर ACM, एंड कॉमन हाइपोटेन्यूज की मदद से हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। कर लेते हैं अब, लेकिन वेरिएबल के टर्म में करेंगे ताकि एक जनरल फार्मूला बन जाए। ये हो गया थिकनेस, और इस एंगल को हम 30 नहीं लिखेंगे, R लिखेंगे। इसको I लिखा जाता है और ये भी वही R हो जाएगा, ये वही आपका I हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम ट्रायंगल ABC कंसीडर करें तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में विद द हेल्प ऑफ दिस वी वांट दैट दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज बेस, not perpendicular. I am focusing this angle for 30 degree. AB here is base, B by H cos 30, T cos 30 नहीं, अब इसको cos R लिखिए, वैल्यू बाद में रख लेना। ये हो गया cos R इक्वल टू T डिवाइडेड बाई
हाइपोटेन्यूज एच लिख लिया मैंने, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ से आ गया टी अपॉन कॉस आर। नाउ वी अगेन कंसीडर अ ट्रायंगल दैट इज ACM। इस ट्रायंगल में हम हाइपोटेन्यूज निकाल चुके हैं एच, और हमें निकालना है ये, और जो एंगल है हमारे लिए नोन एंगल में वो ये एंगल नहीं है, ये एंगल 30 डिग्री है जो सोच रहे हो ना, तो ये वाला है ना। हमें ये कोई पूरा एंगल थोड़ा ना पता है, लेकिन ये वाला पता है। दिस इज 50, वी कैन राइट फॉर दिस आई माइनस आर। भाई आई की वैल्यू 15 है यहाँ पे, सॉरी आई की वैल्यू 45 है, ये 30 है। ये पूरा एंगल 45 है, ये 30 है। ये पूरा एंगल आई के बराबर है और ये पूरा एंगल आर के बराबर है, तो रिमेनिंग एंगल विल बी आई माइनस आर। तो यहाँ पे हम आई माइनस आर के वास्ते अगर बात करें तो ये अपोजिट साइड है, परपेंडिकुलर हो गया P एंड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, इट विल बी साइन। एंड हाइपोटेन्यूज आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, उसकी वैल्यू यहाँ पे रख लो। तो देखो क्या आता है अल्टीमेटली फॉर्मूला, T अपॉन कॉस आर देन साइन आई माइनस आर। बस गुरु जी यही लेटरशिप का फॉर्मूला है। कुछ लोगों को डिराइव करने में बहुत दिक्कत होती है, तो उनके लिए समस्या का, शंका का समाधान है। क्या याद कर लो फिर इसे, यही आपके लिए है। अगर समझ में आ गई चीज़ तो बहुत अच्छी बात है। लगता है कि आप इंस्टेंटली डिराइव कर लोगे एग्जाम में, बहुत अच्छी बात है, फिर ना याद करिए। लेकिन लगता है कि नहीं भूल जाओगे, तो फिर लगता है एग्जाम में डिराइव नहीं कर पाओगे, तो फिर याद कर लो। याद करने से ये फ़ायदा ज़रूर है यहाँ पे कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अगर आता है, जैसे कि देख रहे हैं आप आया हुआ है, तो इसका आंसर लिखने में 2 सेकंड का समय लगेगा। देख लो ये मैचिंग हो रही है, ठीक है। तो इस कहानी पे डिटेल में डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। कोई समस्या है, कोई शंका है, कोई समाधान है, लघु शंका हो या दीर्घ। लघु शंका है तो कमेंट में लिख सकते हैं आप, दीर्घ शंका है तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा मेरा, उसको आप देख लें और टेलीग्राम या व्हाट्सएप कर दीजिए। हाँ बस ये है, वॉइस नोट ऐड कर दीजिएगा अपने आप शंका जो भी है उसका। इससे क्या रहेगा कि आपका जो टेक्स्ट है वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और दूसरा आपका जो टेक्स्ट है वो हमें समझ में आता नहीं है, बिकॉज इंग्लिश मेरी कमज़ोर है ड्यू टू दैट। इसके आगे की कहानी नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे।